अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन एंड आपको ई अकेडमी चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ई अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स क्लास 11 की प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड का जो आपकी फिजिक्स की बुक है उसका चैप्टर 10 थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। Okay, problem number 1. Water at 20 degrees Celsius falls from a height of 854 meters. If the whole energy is used in increasing the temperature, find out the final temperature. Specific heat of water is 4200 joule per Kelvin per kg. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और अब वो कहने कि तमाम एनर्जी जो है वो यूज़ हो गई है किस चीज़ में? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो अब जो फाइनल टेम्परेचर आपके पास आएगा वो आपने फाइंड आउट करना है। गिवन है जी हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, हाइट 854 मीटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर Cp 4200 जूल पर केल्विन पर केजी। फाइंड हमने करना है जी फाइनल टेम्परेचर। इक्वेशन जो यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम जी एच। एम क्या है? मैस है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एच क्या है? हाइट है। और जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। नाउ यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम जी एच एंड इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम जी एच। एम बोथ साइड पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा सी डेल्टा टी इज इक्वल टू जी एच। नाउ जो हमारे पास डेल्टा टी आएगा वो क्या आएगा? 9.8 मल्टीप्लाई बाई 854 डिवाइडेड बाई 4200 तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा 1.99 डिग्री सेल्सियस। सो द फाइनल टेम्परेचर विल बी इनिशियल टेम्परेचर एट द टॉप प्लस चेंज इन टेम्परेचर एट द बॉटम। ठीक है, जो आपके पास चेंज है टेम्परेचर में वो और जो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर था उन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था और जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो कितना है? 1.99। तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 21.99 डिग्री सेल्सियस और इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 22 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2. 25,200 joule of heat is supplied to the system while the system does 6,000 joule of work. Calculate the change in internal energy of the system. हमारे पास क्या है? हीट गिवन है और वर्क गिवन है। हमने क्या करना है? इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। हीट डेल्टा क्यू 25,200 जूल, वर्क डेल्टा डब्ल्यू 6,000 जूल। फाइंड हमने करना है जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो यहाँ पर इक्वेशन लगेगी वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू फॉर इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू फॉर हीट, डेल्टा डब्ल्यू फॉर वर्क डन। नाउ अब हम वैल्यूज पुट करेंगे किसकी? हीट और वर्क की। तो हमारे पास डेल्टा यू आ जाएगा जी अराउंड 19,200 जूल। प्रॉब्लम नंबर 3. A sample of ideal gas is uniformly heated at constant pressure. If the amount of 180 joule of heat is supplied to the gas, calculate the change in internal energy of the gas and work done by the gas. Take gamma is equal to 1.41. हमारे पास क्या है? सैंपल है आइडियल गैस का, उसको हम कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि उस गैस को दी गई है वो है 180 जूल, तो हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस और वर्क डन बाय द गैस और हमें गैमा की वैल्यू दी हुई है 1.41। गिवन है जी हमारे पास हीट डेल्टा क्यू 180 जूल, गैमा 1.41। आइडियल गैस है यूनिफॉर्मली हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइंड हमने करना है जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय द गैस। इक्वेशन यहाँ पे लगेगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी और डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। नाउ अब गैमा जो होता है वो होता है सीपी ओवर सीपी, सीपी ओवर सीवी। और
अब यहाँ पर जो है हम इक्वेशन 1 और 2 को लिखेंगे तो डेल्टा क्यू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा यू, यानी कि हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन सी बी डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी और एन एन कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास डेल्टा क्यू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा यू आ जाएगा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी। और सी पी बाई सी वी क्या होता है, गैमा के इक्वल होता है, तो डेल्टा क्यू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू गैमा। Now putting the values of heat 180 joule divided by delta U is equivalent to 1.41, तो हमारे पास delta U आ जाएगा 127.66 joule. Now using the equation for calculating the work done, delta W is equivalent to delta QP minus delta U, तो हमारे पास QP भी गिवन है, जो हमारे पास हीट गिवन है, और डेल्टा यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 127.66 विच विल बी इक्वल टू 52.34 जूल। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट्स हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द स्टीम एंड आइस पॉइंट। हमने क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है कार्नेट हीट इंजन की जिसके वर्किंग टेम्परेचर है एक स्टीम और दूसरा आइस पॉइंट। टेम्परेचर ऑफ स्टीम आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन इट विल बी 373 केल्विन, और टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन इट विल बी 273 केल्विन। फाइंड हमने करना है जी एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट हीट इंजन। इक्वेशन यहाँ पर लगाएंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन के लिए T2 minus T1 divided by T2. Now putting the values of T2 and T1, T2 will be the highest temperature and T1 will be the lowest temperature. तो highest क्या है 373 केल्विन और lowest है 273 केल्विन, तो 373 minus 273 divided by 373 हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 0.268, और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 26.8%। Now problem number 5. A Carnot heat engine absorbs 2000 joule of heat from the source of heat engine at 227 degrees Celsius and ejects 1200 joule of heat during each cycle to sink. Calculate the efficiency of engine temperature of sink and amount of work done during each cycle. हमारे पास क्या है, जो amount of heat absorb हो रही है वो है, और जो amount of heat release हो रही है वो है, और जो temperature है वो given है, और हमने निकालना है efficiency of engine, temperature of sink and amount of work done जो कि हर साइकिल में हो रहा है। गिवन है ये हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 227 डिग्री सेल्सियस 500 केल्विन, अमाउंट ऑफ हीट इंजन एब्जॉर्ब्स Q1 2000 जूल और अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड Q2 1200 जूल। फाइंड हमने करना है जी एफिशिएंसी ऑफ इंजन, टेम्परेचर ऑफ सिंक, अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे एफिशिएंसी के लिए T1 माइनस T2 ओवर T1, और हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है फॉर एफिशिएंसी वो है Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। नाउ putting the values for Q1 and Q2 we will get efficiency of 0.4, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 40%। Now using the first equation of efficiency T1 minus T2 divided by T1, अब हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी गिवन है और हमने T2 निकालना है, T1 हमारे पास जो है वो गिवन है, तो हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग T2 आ जाएगा 300 केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस इट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6. What is the least amount of work that must be performed to freeze 1 gram of water at 0 degrees Celsius by means of a refrigerator? Take the temperature of the surrounding as 37 degrees Celsius. How much heat is passed on the surrounding during this process? हमारे पास क्या है, least amount of work जो हमने perform करना है to freeze 1 gram of water वो हमने निकालना है, और हमें कहा हुआ है कि जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है वो आपने लेने 37 डिग्री सेल्सियस, और अब आपने बताना है कि हाउ मच हीट इज पास ऑन द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, के सराउंडिंग में कितनी हीट पास होगी जब प्रोसेस हो रहा होगा। गिवन है जी हमारे पास मैस 1 ग्राम, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 37 डिग्री सेल्सियस। फाइंड हमने करना है लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन और अमाउंट ऑफ हीट पास्ड ऑन टू द सराउंडिंग। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2।
और जो सेकंड इक्वेशन है वो भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP के लिए है, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2. Now using the equation of coefficient of performance T2 divided by T1 minus T2, putting the values of T2 and T1, we will get coefficient of performance of 7.38. इसका यूनिट क्यों नहीं है कोई? Because this is the ratio between the two same quantities which is temperature. तो जब same quantities के दरमियान हम रेशियो ले रहे हो तो यूनिट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है. Now using the next equation of coefficient of performance Q2 divided by Q1 minus Q2 is equal to Q2 divided by delta W. Putting the values of Q2 and COP coefficient of performance, we will get delta W. तो delta W हमारे पास आ जाएगा 45.54 joule. Now delta W is equal to Q1 minus Q2. तो Q2 हमारे पास given है 336 और हमारे पास आ जाएगा Q1 381.54 joule. Now problem number 7. Calculate the change in entropy when 10 kg of water is heated from 90 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. A specific heat of water is 1180 joule per mole per Kelvin. हमारे पास क्या गिवन है जी? मैस गिवन है 10 kg, टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस एंड इन केल्विन इट विल बी 363 केल्विन. टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 100 degrees Celsius and in Kelvin it will be 373 Kelvin. The specific heat of water 4180 joule per mole per Kelvin. Find हमने करना है जी change in entropy. Equation यहाँ पर लगाएंगे delta Q is equal to MC delta T और change in entropy के लिए delta S is equal to delta Q by T. Now delta Q is equal to MC delta T. Putting the values of M, C and delta T, we will get delta Q of 4,18,000 joule. Delta S is equivalent to delta Q by T. Now to find the change in entropy delta S, use the second formula. सही है. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे. एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? T1 plus T2 divided by 2. तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज टेम्परेचर 368 केल्विन. नाउ अब हम डेल्टा एस वाली इक्वेशन के अंदर इस टेम्परेचर की वैल्यू को पुट करेंगे और डेल्टा क्यू हमने निकाल लिया था. तो डेल्टा एस हमारे पास आ जाएगा जी 1135.9 जूल पर केल्विन. नाउ प्रॉब्लम नंबर 8. A system absorbs 1176 joule of heat and at the same time does 352.8 joule of external work. Find the change in internal energy of the system. Find the change in internal energy in the system when it absorbs 1050 joule of heat while 84 joule of work is done. What will be the change in internal energy of the gas if 210 joule of heat is removed at constant volume? Basically हमने क्या करना है? Change in internal energy निकालना है और हमें डिफरेंट सिनेरियोस दिए हुए हैं. तो हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है. हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू 1176 जूल, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू 352.8 जूल, हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू 1050 जूल, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू 84 जूल और हीट रिमूव्ड हुई है तो हमने नेगेटिव साइन लगाया है -210 जूल. अच्छा जी, वर्क डन क्या है? डेल्टा डब्ल्यू, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आकर वर्क डन क्या होगा? 0 होगा. 3 डिफरेंट केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3. नाउ change in internal energy delta U, change in internal energy delta U and change in internal energy delta U. तीनों केसेस के लिए हमने डेल्टा U फाइंड आउट करना है. मींस के चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन यहाँ पे लगेगी डेल्टा Q is equal to delta U plus delta W. Now putting the values of delta Q and delta W, we will get delta U for first case. We will get delta U for first case 823.2 joule and for second case we will get delta U of 966 joule and for third case we will get delta U is equivalent to -210 joule. Now problem number 9.
An ideal gas at 20 degrees Celsius and a pressure of 1.50 exponent 5 Pascal is in container having a volume of 1 liter. Determine the number of moles of gas in the container. The gas pushes against a piston expanding to twice its original volume while the pressure falls to atmospheric pressure. Find the final temperature. हमने क्या find out करना है? Number of moles of gas और final temperature. Given है कि हमारे पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड इन केल्विन इट विल बी 293 केल्विन, प्रेशर है जी 1.50 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, वॉल्यूम है जी हमारे पास 1 लीटर एंड इन मीटर क्यूब इट विल बी 0.001 मीटर क्यूब। प्रेशर है जी P एटमॉस्फेरिक 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, वॉल्यूम है जी हमारे पास 2 लीटर, इन meter cube it will be 0.002 meter cube. फाइंड हमने करना है जी नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल टेम्परेचर। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे एक जनरल गैस इक्वेशन P is equal to NIT. Now N is equivalent to PV divided by RT. P क्या है? प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। Putting the values of P, V, R and T, we will get number of moles of 6.16 exponent minus 2 moles. And for temperature, T is equivalent to PV by NR. Putting the values of pressure, volume, N and R, we will get temperature of 394 Kelvin. Now problem number 10. A block of ice at 273 Kelvin is put in thermal contact with a container of steam at 373 Kelvin, converting 25 gram of ice to water at 273 Kelvin while condensing some of steam to water at 373 Kelvin. हमारे पास क्या है? आइस है जिसको हम थर्मल कांटेक्ट में ले आए हैं, किसके साथ? स्टीम के साथ, और उसने 25 ग्राम ऑफ आइस को कन्वर्ट कर दिया है वाटर के अंदर, और जो थोड़ी सी स्टीम है वो भी कंडेंस हो गई है किसमें? वाटर में। फाइंड हमने करना है कि फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द आइस, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द स्टीम, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। गिवन है जी हमारे पास टेम्परेचर ऑफ आइस T1 273 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ स्टीम 373 केल्विन, mass of ice 25 gram and in kg it will be 0.025 kg. Latent heat of fusion of ice 3.33 exponent 5 joule. फाइंड हमने करना है जी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस डेल्टा SI एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द स्टीम डेल्टा SS एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डेल्टा SU। नाउ इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा S के लिए, चेंज इन एंट्रोपी के लिए इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डेल्टा Q फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, और हमारे पास जो हीट गेन्ड है जो कि 25 ग्राम ऑफ आइस ने गेन की है जब वो वाटर में कन्वर्ट हुई है, वो कैसे आएगा? वो इक्वल होगा हीट लॉस, जो कि हीट लॉस हुई है किसकी? स्टीम की, जब वो वाटर में कंडेंस हुई है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.33 एक्सपोनेंट 5 जूल, देयरफॉर heat gained by 1 kg of ice to convert to water at 273 Kelvin is, जो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसी के इक्वल आपकी जो हीट गेन हुई है किसकी? आइस की, टू कन्वर्ट एट वाटर एट 273 केल्विन, तो ये आ जाएगा 3.33 एक्सपोनेंट 5 जूल। नाउ हीट गेन बाय 0.025 kg ऑफ आइस टू कन्वर्ट टू वाटर कितना होगा? इस वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? 0.08325 एक्सपोनेंट 5 जूल। सिमिलरली जो हमारे पास हीट गेन हुई है वही हीट क्या है? सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है किसकी? स्टीम की, जब वो वाटर में कंडेंस हुई है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस डेल्टा SI is equal to delta QI by T. Putting the values of delta Q and T, we will get delta SI 30.5 joule per Kelvin. Change in entropy of steam delta SS 3.33 exponent 5 divided by 373, तो डेल्टा SS हमारे पास आ जाएगा 22.3 जूल पर केल्विन। अब ये क्या है? हीट इमिट हुई है, तो हमारे पास क्या होगा? एंट्रोपी नेगेटिव होगी।
तो अब जो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी आएगा यूनिवर्स के लिए, वो क्या होगा, इक्वल होगा किस चीज के, जो हमारे पास दोनों आइस और स्टीम की जो एंट्रोपीज चेंज हुई है उनके इक्वल होगा। Therefore, delta SU is equivalent to delta SI minus delta SS. Putting the values of delta SI and delta SS, we will get delta SU of 8.2 joule per Kelvin. Now that's all about numericals of chapter number 10. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.